नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये बेहद ख़ास प्रोग्राम आपकी उन कानूनी उलझनों के लिए है जिनका आप कोई मशवरा चाहते हैं, राय जानना चाहते हैं। अगर किसी कानूनी पशुपेश में आप गिरफ्तार हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे एक ख़ास लीगल एक्सपर्ट जो कि आपके तमाम तर सवालों के जवाब देंगे। जवाब जानने के बाद आप अपने जो वकील हैं या फिर अपने जो मकामी तौर पर आपके वकील हैं उनसे आप ज़रूर राब्ता करें और उसके बाद आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बराए मेहरबानी जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें ताकि आपका जो सवाल है वो हमारी लीगल एक्सपर्ट तक आराम से आसानी से पहुंच जाए। चलिए अब मैं आपका तारुफ करवाती हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील एडवोकेट फरहा फैज साहिबा। फरहा मैम, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे एक बार फिर से अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का और इस चैनल का कि आपने मुझे ये मौका फराहम कराया जिससे मैं लोगों के बीच में पहुंच सकूं और जो एक लीगल अवेयरनेस का काम मेरा एनजीओ देख रहा है और करता है तो वो एक एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है लोगों के बीच में जा सके। जी मैम, चलिए नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू एक बार फिर से है डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि नाज़रीन हमने देखा था कि कोरोना काल में एक ख़ास रिपोर्ट आई थी जिसमें घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस के केस 2020 में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। कहीं ना कहीं इसी पर आज हम बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जो कि बेशुमार चीज़ों का अहाता करता है, तमाम तर पेचीदगियाँ इसमें मौजूद हैं। आज हम घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस के तहत ख़ास तौर पर रोशनी डालेंगे मेंटेनेंस के ताल्लुक से। इसी पर आज हम बात करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ वकील साहबा मौजूद हैं, उन तक आपकी बात बराह रास्त पहुंच रही है। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। वकील साहबा, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद के बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं। बेहद तशवीशनाक हद तक ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे कौन से ख़ास मेंटेनेंस के ताल्लुक से आप जानकारी देना चाहेंगी जिनका जानना हर हिंदुस्तानी खातून के लिए बेहद ज़रूरी है? हाँ, देखिए जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो ना सिर्फ सीआरपीसी में है। मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि अगर हम 125 सीआरपीसी में सूट फाइल करते हैं तो ही हमें मेंटेनेंस अलाउ होता है और हम मेंटेनेंस लेने के हकदार होते हैं। इसके अलावा भी जितने हमारे पास हिंदू फैमिली एक्ट है, उसमें हिंदू गार्जियनशिप एक्ट है और उसमें भी सब जगह जो है मेंटेनेंस का प्रोविजन है। हमारे पास लेडीज जो है उसमें भी मेंटेनेंस ले सकती हैं। 125 सीआरपीसी की जहां तक बात करें, ये हर एक कम्युनिटी की लेडी को कवर करता है और सिर्फ लेडी को ये कवर नहीं करता, ये हर एक आदमी को कवर करता है। इवन जो बूढ़े माँ बाप हैं वो भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं अपनी जो उनकी औलाद हैं, जिनके जो सरमाएदार हैं और या जिनका सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर है और जिनके जो बहुत सा आजकल देखा जाता है कि जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है और वो अपनी औलाद को तो पाल पोस के और परवरिश करके बेहतर ढंग से इस लायक बना देते हैं कि वो अपनी जो लाइवलीहुड है वो आसानी से उनको मिल सके, फराहम हो सके, लेकिन उनके खुद की जो कंडीशन है वो बहुत खराब हो जाती है। तो इस तरह का प्रोविजन जो है वो 125 सीआरपीसी में है कि जो माँ बाप है वो अपनी औलाद से मेंटेनेंस जो है डिमांड कर सकते हैं। तो या फिर कोई बच्चे हैं उनका भी मेंटेनेंस डिमांड हो सकता है 125 सीआरपीसी में। और लेडी को अगर अपने हस्बैंड से चाहिए मेंटेनेंस वो तो जा ही सकती है, उसके तो ऑप्शन हैं। तो 125 सीआरपीसी का मैं यही बताना चाह रही थी कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है बल्कि हर उस आदमी के लिए या हर उस बच्चे के लिए है जिसको अपने गुजारे में परेशानी आ रही है और जिस पर वो डिपेंड है, वो सरमाएदार है और उनका सोर्स ऑफ इनकम इतना है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस आदमी का वो खर्च उठाएं या उस आदमी का वो भरण पोषण करें।
जी, तो ये 125 सीआरपीसी जो है वो प्रोविजन करता है। जी तो वकील ये साहब, इस पर लगातार हम आपसे misconception ये है जानकारी कि जो है वो सिर्फ हासिल ladies ही करते गुजारा रहेंगे। भत्ता मांग अब सकती हैं, हमारे तो पास ये चूंकि नहीं कॉलर्स भी रेडी है, चलिए अपने पहले कॉलर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी जी। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए और वकील साहबा मौजूद हैं, आप सवाल करिए। अच्छा, मेरा नाम प्रभा शर्मा है। जी। मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है कि काफी टाइम पहले 10-12 साल पहले मेरी छोटी सी बेटी थी, तो वो कुछ मेरे मायके में मेरे पीहर वालों के लड़कों ने, मतलब दूसरे परिवार वालों ने मेरी बेटी के साथ उठा के, कोई 7-8 साल की बच्ची थी, उसके साथ गलत करना चाहा था। लेकिन वो जब मेरी मदर आ गई तो उन्होंने, मेरी मदर नहीं, उनके ग्रैंडफादर आ गए, तो वो उन्हें देख के छोड़ के चले गए। और मैम मेरे हस्बैंड को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि जो हमारी बच्ची के साथ उन्हें मतलब गलत लगा बहुत ज्यादा कि मामा होके और हमारी बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो उसको मारने की कोशिश करी। अब तो उनको जो है उन्होंने ऐसे करके आतंकवादी करके उनको पकड़ लिया, उनके साथ काफी गलत भी किया और फिर पुलिस को अरेस्ट करवा दिया और फिर मुकदमा चालू करवा दिया। अब मैम इसको 10-12 साल चलते हुए हो गए, कम से कम 15-16 साल जी। लेकिन अभी तक उस मुकदमे में कुछ हो नहीं रहा और जो है मेरे हस्बैंड के पैरों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनसे चला फिरा जी 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 बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो वकील साहबा तक पहुंच गया है। वकील साहबा, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ जानकारी चाहेंगी? हाँ प्रभा जी, एक्चुअली क्या है कि आपने उस वक्त कोई क्रॉस केस नहीं किया या कोई एप्लीकेशन मूव क्यों नहीं किया आपने अपनी बात कहते हुए कि आपकी बेटी के साथ में ऐसा हो रहा था? हेलो प्रभा जी, आप सुन पा रही हैं? हेलो मैम, थैंक यू। हेलो प्रभा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। वकील साहबा ने आपने पूछा है कि उस वक्त आपने अपनी ये बात कानून के सामने क्यों नहीं रखी थी, कहाँ पे? जी, तो लगता है कि कॉल जो है वो उनकी कट गई है और वकील साहबा की बात भी शायद उन तक नहीं पहुंच पाई है। वकील साहबा, ये क्या इस केस में आगे कुछ पेशरफ्त हो सकती है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि इन्हें उसी वक्त अपना वर्जन रखना चाहिए था कि हमारे साथ में ये सब मिसहैपनिंग हो रही थी और उनका जो अरेस्टिंग हुआ है तो नेचुरली उनके घर से हुआ होगा और एविडेंसेस उनके खिलाफ क्या कलेक्ट किए गए हैं वो सब चीजें देखने वाली बात है और ये सारी चीजों को गौर करने के बाद में ही इनको जो है फिर कोई रेमेडी बताई जा सकती है, क्योंकि अगर वो 10-12 साल से जेल में है तो जाहिर बात है कि उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो ट्रायल है वो ऑलमोस्ट या तो कंप्लीट हो चुका होगा या कंप्लीट होने वाला होगा। तो ऐसे अभी जब ट्रायल का हमें कंडीशन नहीं पता चलेगा तब तक इसमें कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता ये है कि अगर उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई रिलीफ नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट में जो है उसकी अपील कर सकती हैं और अपने हस्बैंड के लिए बेल के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकती हैं। बेल एप्लीकेशन इन्होंने डाली या नहीं डाली, या डाली तो रिजेक्ट हो गई, फिर उसके बाद दोबारा क्यों नहीं डाली, तो ये सब चीजें हैं। तो जी, तो बहरहाल ये अपने जो वकील हैं उनसे राब्ता कर सकती हैं और पूरे मामले की जानकारी अपने वकील को ही ये दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहबा, तमाम तर आपके ने जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा है। आगे बढ़ेंगे, एक और कॉलर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप अपना सवाल करिए। देखिए, ये 15 साल का किस्सा है। मेरे पहले मतलब जो पहली औरत थी और उसके बच्चे भी लोगों मेरी शादी करे है। शादी करने के बाद में मैं भी आंध्रा में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में उर्दू टीचर के साथ थी, लेकिन मेरे से होने के करीब में मेरे मर्द मुझे धोखा देखो पूरा हमारे अम्मा लिए सास थी, मेरी सास थी, सब्जी दिखा को पैसे ले तुम्हारा घर बन के देखो ऐसा वैसा कर लोगों को पूरा अपने नाम तय कर लिए। तो लायर को क्या की क्या नहीं की, मेरे को जल्दी आता नहीं।
उर्दू के सिवा मुझे कुछ आता नहीं, इंग्लिश आया तो थोड़ा थोड़ा। अभी आप क्या चाहती हैं, मुख्तसर सा बताइए। हमारे बहन और हमारे अम्मा वहीं से भी दस्तखत दे दिए। देने के बाद में 4 साल के बाद में मेरे खाविंद गुजर गए और वो बड़ी औरत है, उसके दामाद तो क्या करें। अभी आप क्या चाहती हैं मैम, वो बताइए। वकील साहबा मौजूद हैं। अच्छा, वो कुछ ना कुछ मेरे को मिलेगा, क्या करो। जी वकील साहबा, इनकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर भी नहीं आ रही है और ये बस ये जानना चाह रही हैं कि क्या इन्हें कुछ मिल सकता है। जी मैं एक्चुअली हिना, अगर इनका क्वेश्चन आप शॉर्ट में मुझे जी ये शायद ये ना होने की वजह से ये जी बिल्कुल आपने ठीक ये बात कही है। और हम अपने तमाम नाजरीन से जो हमें कॉल कर रहे हैं यही दरख्वास्त करेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी एक तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें, हमें एकदम क्लियर आप बात करें। अब देखिए कि उन्होंने अपनी पूरी बात रखी लेकिन वो बात ना वकील साहबा तक पहुंच पाई है, ना उनका क्वेश्चन जो है वो समझ में आ पाया। अपना जो सवाल है वो भी आप थोड़ा सा अगर बराए मेहरबानी मुख्तसर करेंगे तो यहाँ पर आपकी बात रखी जाएगी। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि ये दोबारा हमें ज़रूर कॉल करेंगे और उस वक्त हम इनके इस सवाल का जवाब देंगे। इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जी सर, कहाँ से कॉल किया आपने वो भी बता दीजिए। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। जी बिल्कुल। जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं 2019 में मुझे किसी ने कंप्लेंट की है एंटी करप्शन ब्यूरो में, वो एनोनिमस थी। तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो में आ गई तो तहकीकात चल रही है उसकी। जी, एनोनिमस कंप्लेंट है, फिर एक एनोनिमस और एक कंप्लेंट आ गया जी, उसकी भी तहकीकात जा रही है। मुझे किसी ने खामखा परेशान कर रखा है। जी सर। तो मैं सब कुछ मतलब सरकार, मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं हो सकता हूँ, वो मुझे बुलाते हैं, वो देना पड़ता है, लेकिन ये सब एक पर्सनल ग्रज की वजह से हो रहा है मैडम। तो मुझे इस वजह से घर वाले भी परेशान हो गए और मैं खुद परेशान हो गया। मैंने बोला एसीबी वालों को आप तहकीकात करो, लेकिन 3 साल हो गई और एक कंप्लेंट आ रहा, कंप्लेंट पर कंप्लेंट आ रही और वो इसको एंटरटेन कर रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं सर? जी, अभी आप क्या इसके लिए चाहते हैं वो आप पूछे? मैं कहता हूं कि मेरी कोई खता नहीं है। अगर खता है तो मतलब एनोनिमस कंप्लेंट, वो अगर कंप्लेंट होनी चाहिए वो तो सामने आना चाहिए आदमी जिसको जी ठीक है, आप परेशान मत हो। वकील साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहबा, 2019 में एंटी करप्शन ब्यूरो में इनके खिलाफ एक शिकायत जो थी वो दर्ज करवाई गई, उसके बाद फिर से एक शिकायत दर्ज करवाई गई। इन्होंने कश्मीर से हमें कॉल किया है। अब ये इस सिलसिले में क्या आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ताकि कम से कम इनको जो जहनी सुकून है वो इनको मुहैया हो? देखिए, इसमें जैसे आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट्स आ रही हैं बार बार, तो पहली बात तो ये है कि जैसे एक कंप्लेंट आती है उसकी कोई भी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद में उसको कंक्लूड किया जाता है कि भाई ये एलिगेशंस जो इस कंप्लेंट में है वो सही है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन आ रही है तो ये मेरा राइट है कि मैं ये जानूं हु इज द कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट कौन है, उसका मुझसे क्या ताल्लुक है और क्यों वो मेरे खिलाफ में ये एक्शन ले रहा है, क्यों वो मेरे खिलाफ में कंप्लेंट कर रहा है, ये बात हम जानने का हक रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप आरटीआई डाल करके, अगर आपको वैसे पता नहीं चल रहा है तो आप आरटीआई डाल करके थाने से उस कंप्लेंट के बारे में रिप्लाई लीजिए कि मेरे खिलाफ जो है ये कंप्लेंट आई है जिसके बाबत मुझे बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए, और मुझे जो है उसका एक कॉपी प्रोवाइड कराई जाए और उसका क्या कंक्लूजन रहा वो मुझे बताया जाए। तो आपके पास में एक रिटन स्टेटमेंट आ जाएगा थाने की तरफ से, ये कंप्लेंट है, हमने ये इंक्वायरी की है, फला आदमी ने ये इंक्वायरी की है और ये एलिगेशंस झूठे हैं या सच है। अगर एक बार एलिगेशंस झूठ निकलते हैं, दोबारा झूठ निकलते हैं, तो आप इसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हैं कि आपको अननेसेसरी जो है इस तरह से हरास किया जा रहा है। जी, तो मुझे वहां से आप रिलीफ ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आगे की कार्रवाई भी ये जरूर करेंगे। वकील साहबा, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट। 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 1 मिन
वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मैं गुलामुद्दीन भट्ट हूँ कश्मीर से। जी, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप जोर से बात करेंगे ताकि वकील साहबा तक आपकी बात पहुंच जाए। सर जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, गुलामुद्दीन जी, भट्ट। सवाल करिए। इस सवाल ये कि अभी जो वकील साहबा फरमा रही थी ना, वो मेंटेनेंस के बारे में जी, कि पेरेंट्स को हक है, डिमांड कर सकते हैं अपने बेटों से मेंटेनेंस अलाउंस। तो क्या ये उस सूरत में जायज अगर पेरेंट्स मतलब कोई सर आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, बराए मेहरबानी एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। जी, सवाल मेरा ये है कि अभी जो फरमा रही थी वकील साहबा मेंटेनेंस अलाउंस के बारे में, जी, पेरेंट्स अगर कोई पेरेंट की फादर रिटायर्ड मतलब एम्प्लॉई हो, पेंशनर हो, तो उस सूरत में भी वो बेटों से डिमांड कर सकता है मेंटेनेंस? जी बिल्कुल, आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो दिया जाएगा। मेंटेनेंस अगर आपके पास इतना है कि आपकी जो लाइवलीहुड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर आपको मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो नेचुरली आपको पेंशन मिल रही होगी, लेकिन अगर आपके अखराजात ज्यादा हैं, सपोज आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, और उसमें आपकी पेंशन से आपको पूरा नहीं हो रहा है, वो और आपके जो बच्चे हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना है कि वो आपको मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जरूर जा सकते हैं, आपको पूरा राइट है। और जब आप मेंटेनेंस फाइल करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट, मैंने पिछली बार भी बताया था, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में इनकम एफिडेविट मांगा जाता है, और उसमें आपको सब चीज क्लियर करनी पड़ती है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर नीड। अगर आपकी जरूरत जो है आपकी इनकम से पूरी नहीं हो पा रही है, तो यकीनन जो है कोर्ट आपका उसका इंतजाम कराती है मेंटेनेंस का, जिससे भी आप डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि इनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम वकील साहब यूं ही जारी रहेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम फौरन लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील एडवोकेट फराह फैज साहिबा, जिनसे आप अपनी कानूनी मुश्किलों के बारे में राय मशवरा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो वकील हैं उनके पास जाकर इसमें जो तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। तो नाज़रीन, चलिए अब हम अपने कॉल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। जी, मैं आसिफ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से, भुसावल से। जी, सवाल करिए। जी, हमारे जी एक ऐसा था कि जब मेरी शादी हुई तो फिर उसके बाद तलाक हो गया। फिर तलाक होने के बाद वो जो लड़की थी उसने दूसरी शादी कर ली। फिर दूसरी शादी करने के बाद उसने मेरे पे केस कर दिया वापिस, और केस कर दी तो फिर शादी भी कर ली और केस भी चालू है। ऐसा क्यों? इसका सोल्यूशन क्या है? हम मैडम से निकलना चाहते हैं। ये कितने साल पहले की बात है, कितना अरसा हुआ? आज उसको 2 अरसा हो गया मैडम। जी वकील साहबा, आपने शायद इनका सवाल सुन लिया होगा। आसिफ, आपके पास में उसकी दूसरी जो शादी है उसका प्रूफ है कोई? मैडम, प्रूफ तो नहीं है, मगर जो आपकी वाइफ ने दूसरी शादी की है, दूसरा निकाह किया है, हाँ, उसका प्रूफ नहीं हमारे पास। जी नहीं, जो दूसरी उसने शादी की है। हाँ, हेलो जी आसिफ साहब, वकील साहबा ये जानना चाह रही हैं कि जो आपकी एक्स वाइफ ने जो शादी की, क्या उसका आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है अभी? हाँ, उसका निकाहनामा है मेरे पास, मगर उससे किसने शादी की वो प्रूफ नहीं मेरे पास। जी वकील साहबा, वकील साहबा इनके पास अपना निकाहनामा है या उनका नहीं है? एक ये सवाल है कि उन्होंने आप पे कौन सा केस किया है? खर्चे का किया है या डोमेस्टिक वायलेंस किया है या 498? खाउटी का किया था मैडम, खाउटी का केस किया था। काय का? खाउटी 125 कलम आती है ना, खाउटी डाउरी का। बच्ची की। अच्छा, 125 मेंटेनेंस का। वो देखिए, हाँ मेरी समझ में आ गया है। अगर
इसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि उन्होंने जो दूसरी शादी की है उसका आप निकाहनामा अरेंज कीजिए और उसको प्रूफ कीजिए कि वो दूसरी शादी कर चुकी है। क्योंकि 125 का जो केस है वो कोई भी लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ने के बाद दायर कर सकती है, मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है और कोर्ट जो है उसको तब तक मेंटेनेंस उसके हस्बैंड से दिलवा सकती है जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले या उसकी डेथ ना हो जाए। तो क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है, अगर आप इस बात का प्रूफ कोर्ट में ले आएंगे तो ये उनका जो सूट है वो खारिज हो जाएगा और आप इस मुकदमे से फ्री हो जाएंगे। आपको कोई मेंटेनेंस उसको नहीं देना पड़ेगा। जी वकील साहबा, काफ़ी तफसीली अंदाज में आपने इनका सवाल का जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ और मेरा नाम फरहान है। जी, एक्चुअली मेरा एडमिशन हो गया था बोपी, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। जी जी, तो मेरी सिलेक्शन एक कॉलेज में हुई थी। अभी 6 महीने के बाद मुझे कॉलेज बोल रहा है आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका एडमिशन, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हो। जबकि उन्होंने मेरे से 50,000 फीस एडवांस ले ली है और अभी 6 महीने के बाद मुझे बोल रहे हैं आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ये मेरे कैरियर के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप प्लीज मुझे मशवरा चाहिए, मैं इसके लिए क्या कर। जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो, वकील साहबा मौजूद हैं। जी वकील साहबा। देखिए, इसमें जो फॉल्ट है वो कॉलेज का है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो वो आपसे फीस डिमांड नहीं कर सकते थे। पहले आपको कहते कि आपका अपना रजिस्ट्रेशन क्लियर कराइए, उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कराइए, उसके बाद वो आपसे एडमिशन फीस डिमांड कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, आपने उनको फीस दे दिया। तो सबसे पहला तो एविडेंस ये अरेंज होना चाहिए आपके पास में कि आपने उसको जो फीस है वो किस शक्ल में दिया है, ड्राफ्ट की शक्ल में दिया है या आपने कैश वहां डिपॉजिट किया है तो आपके पास में वो रिसीव्ड होगी वहां की। तो ये सारे एविडेंसेस ले, और जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने उस टाइम पे फॉर्म अप्लाई किया होगा, कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग आपने अडॉप्ट किया ही होगा, जो भी एडमिशन फॉर्म भरा होगा वो सब वो चीजें लेकर के, और उसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या है स्कूल के, कॉलेज के, और क्या आप उनमें से ऐसा तो नहीं है कि कोई रूल जो है उसमें वेव हो गया हो, छूट गया हो आपसे और आप उस चीज को पूरा ना कर पाए हो। तो अगर आप उस चीज को पूरा नहीं कर पाए तो वो भी बताते हुए कि भाई हमारा ये रह गया था, लेकिन कॉलेज ने हमारे से ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया था और हमसे फीस डिपॉजिट करा ली थी। फीस डिपॉजिट होने के बाद में हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और इतने टाइम के बाद में कॉलेज अब अगर हमें इस तरह से आउट कर रहा है तो ये कॉलेज का डिफॉल्ट है और मेरा जो है तो यानी इस सिलसिले में कानूनी जो है वो मदद ले सकते हैं। कानून ने इनको बहुत सारी आसानियां फराहम की हैं। जा सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो, ये हाई हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हमारा नाम गुलशन बीबी है। जी, अपने टीवी की आवाज आप बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए और फिर आप अपना सवाल करिए। जी, हमारी बेटी है, हम शादी किए हैं, इतना सताता है हमारा दामाद, इतना सताता है, इतना मारता है, हमारी बात नहीं मानता है। हमारी एक ही बेटी है, इतना सताता है। कितना अरसा हुआ, कब ये शादी हुई? शादी 11 साल से हो गई है। हमको बोलते हैं 5 दो 10 दो ऐसा दो, तब हमारी बेटी को इतना पीड़ते है, हम क्या करेंगे मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल, वकील साहबा मौजूद हैं। वकील साहबा, 10-11 साल हो चुके हैं इनकी बेटी की शादी को, दामाद बहुत परेशान करता है। अब ये क्या इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई जो है ये करे? देखिए, इनके पास दोनों रेमेडी है, कोर्ट की भी है और ये सीधे पुलिस स्टेशन भी जा सकती है। पुलिस स्टेशन जाइए और वहां आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, तो जो मारपीट के खिलाफ है वो उसकी FIR लिखी जाएगी और उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी और उसको कोर्ट में जाकर के अपना बताना पड़ेगा क्यों वो ऐसा कर रहा है। अगर आप लोगों का मीडिएशन कराया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है
कि जो भी मैट्रिमोनियल केस इस तरह के आते हैं उनमें आपस में ट्रायल चलने से पहले मीडिएशन जरूरी हो गया है। तो दोनों लोगों को बैठा के समझाया जाएगा कि अपनी लाइफ को स्मूथ चलाइए। और इनका तो वैसे भी 11 साल का अरसा हो गया है, तो ऐसे में ये भी नहीं है कि भाई आप छोड़ दीजिए, दूसरा कोई शादी हो जाएगी। 11 साल के बाद में एक अच्छी खासी उम्र जो है वो हो जाती है। जी जी। तो ऐसे में इन लोगों का मीडिएशन कराया जाएगा। अगर नहीं मानेगा तो उसको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, सजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो ऑप्शन है इनके पास में, वो डायरेक्ट कोर्ट में भी आ सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस में अपना सूट फाइल कर सकती है और वहां से अपने मेंटेनेंस के लिए, और अगर 11 साल के अरसे में कोई बच्चे अगर हैं तो उन बच्चों के लिए मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। रहने का राइट ले सकती है, उस घर में ये रहे, इनके साथ में कोई इस तरह से फिजिकल एब्यूज ना हो और इनको कोई परेशान ना करे। तो ये दोनों ऑप्शन इनके पास में मौजूद हैं। जी, तो ये बहरहाल कानून की मदद ज़रूर ले सकती हैं। और नाज़रीन, हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ासतौर पर इसीलिए है ताकि आपको ये पता चल सके कि कानून ने बहुत कुछ आपको आसानियां दी हैं, सिर्फ ज़रूरत है उन तक पहुंचने की और अपने जो आपके हुकूक हैं उनको भी जानने की। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। जी, मेरा नाम शमशाद अहमद है। जी शमशाद साहब, सवाल करिए। सवाल हमारा ये है जी, हमने अभी टीवी पे नंबर चल ये हम बात कर रहे थे, हमने देखा है आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, बराए मेहरबानी आप थोड़ा जोर से अगर अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं शमशाद अहमद बोल रहा हूँ अनंतनाग से। जी, मेरी बेटी विकलांग है। मेरी बेटी के साथ में एक ने वो करा था कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज करा था, बकरा सिका बकला के, तो उसको छोड़ के चला गया वो। वहाँ जाके उन्हें शादी किया। यूपी का लड़का था, हम भी यूपी के रहने वाले। मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए काम करता हूँ। तो वो यहाँ छोड़ के, उसे मेरी लड़की दिखलाएंगे कि वो छोड़ के चला गया। वहाँ उसने मेरे नाम की कंप्लेंट डाली। अब मैंने फिर यहाँ डाल दी। क्या कंप्लेंट की उन्होंने? क्या कंप्लेंट की? उन्होंने क्या है, हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती शादी करी आए इन्होंने, कोर्ट मैरिज किया इन्होंने। अब वो मेरी बेटी को खुद लेके गया था जबरदस्ती के तौर पे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हमारी बेटी को 6 साल हो गए, ना तो वो लेके जाता है और ना ही हमने कोर्ट में भी कुछ किया था। यहाँ भी कोर्ट में भी हमने किया था, तो वकील वो 2-4 महीने उन्होंने केस चलाया, उसके बाद वो रफा दफा कर दिया। हाई कोर्ट से जमानत मंगवा दी उससे। वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? जी, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं हमारी बेटी के साथ कुछ इंसाफ। जी बिल्कुल, वकील साहब मौजूद हैं, वो आपके सवाल का जवाब दे रही है। जी देखिए, हाँ, मेरी बेटी विकलांग है। इसमें इन्होंने FIR लिखाया होगा। अगर ये जमानत का जिक्र कर रहे हैं तो इन्होंने FIR लिखाया होगा। FIR में वो बेल आउट हो गया है। और अभी देखिए, डाइवोर्स तो हुआ नहीं है आपकी बेटी का। आपकी बेटी के पास में जो जितने भी राइट्स हैं उसकी शादीशुदा जिंदगी के, वो मौजूद हैं। तो आप जो है काउंसलिंग के लिए एक एप्लीकेशन मूव कीजिए और उसको नोटिस जाएंगे तो वो आएगा, उससे बैठ करके बात कीजिए कि चाहता क्या है। अगर वो साथ में रख सकता है और आपको लगता है इस तरह की सिचुएशंस हैं कि ये दोनों साथ अब कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ, तो ये दोनों साथ रह सकते हैं और वो साथ ले जा सकता है। लेकिन अगर जैसे भी ये बता रहे, जो मुझे समझ में आया कि उसने वहां जाकर के यूपी में शादी कर लिया है दोबारा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इनकी बेटी को साथ रखेगा। तो ऐसे में जरूरी है कि ये उससे डाइवोर्स का मुतालबा कर लें। अगर वो साथ नहीं रख रहा है तो उससे ये डाइवोर्स करा लें अपनी बेटी को और अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा जो है उसकी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इनको कानूनी मदद जो है वो मिल जाएगी। इनको मकामी तौर पे अपने मुकदमे को रखना होगा और ज़रूर इनको कानून की तरफ से मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, लगातार हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और अपना सवाल भी आप मुख्तसर और अगर बहुत ही सादा पूछेंगे तो वकील साहबा से आपको जवाब मिलने में आसानी होगी। प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम दोबारा लौट के आएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। तो
प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील एडवोकेट फराह फैज साहिबा। हमारे नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी, सवाल करिए। मेरी बेटी मर गई है जी। अब मेरा जवाई के साथ चल रहा था गार्डियनशिप में केस कोर्ट में। तो उसने 2 साल से चल रहा है। उसने पिछले साल ये लीगल हायर दी है तहसीलदार से। अब मैं चाहता हूँ मैं उसके खिलाफ केस करूँ। उसके खिलाफ केस बनता है। उसने मुझे उसमें नहीं, उसने अपने आप को और बच्चों को बनाया है लीगल हायर, जबकि मेरी बीवी और मैं जिंदा हूँ। हमें लीगल हायर में उसने नहीं बनाया है। जी। जी, देखिए आपकी जो वाइफ है क्या उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हुआ था जिसमें ये इन्वॉल्व था? मेरी बेटी मर गई है। क्या आपकी जो लड़की की डेथ हुई है उसमें आपके दामाद का कोई रोल था? हाँ, उसके साथ झगड़ा था, झगड़ा हुआ था। तो उसकी नेचुरल डेथ थी या कोई इस तरह से हो गया था? नेचुरल डेथ हो गई उसकी, एक्सीडेंटल डेथ हो गई उसकी। और बच्चे कितने बड़े हैं? एक्सीडेंटल डेथ। उस वक्त उसका खामद वहां पर था। तो आपने एफआईआर लिखाया था? नहीं, एफआईआर नहीं। आपने एफआईआर लिखाया? नहीं लिखाया। गार्डियनशिप पर केस कर रहा है। तो ऐसे में जो लीगल, हाँ देखिए, जो लीगल कस्टडी है वो तो फादर की बनती है और कस्टडी उसके पास ही रहेगी। अगर आपकी बेटी ने इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा है जिसमें बच्चों की कस्टडी आपको मिल सकती हो, उस केस में आपको एक सूट फाइल करना पड़ेगा फैमिली कोर्ट में और वहां बच्चों की कस्टडी डिमांड करनी पड़ेगी। उस एविडेंस को लगाना होगा, तब जाकर के आपको बच्चों की कस्टडी मिल पाएगी। अदरवाइज तो जो उस गार्जियन है बच्चों का, नेचुरल गार्जियन, वो या मदर होती है या फादर होता है। अगर दोनों में से एक कोई नहीं रहता तो दूसरे को उसकी कस्टडी मिलती है। जी मैम, आपने काफ़ी अहम इस वक्त बात यहाँ पर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। आपसे जानना चाहेंगे, और हमारे पास ये बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे कि कस्टडी के लिए क्या अहम नुकात जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्या कुछ हमारा कानून कहता है कस्टडी के लिए? बच्चों की जो कस्टडी, जिस वक्त घरेलू तशद्दुद की बात आती है तो बहुत सारे मसले होते हैं। 2 तरह के गार्जियन होते हैं हिना। जी। जो बच्चों के गार्जियन होते हैं वो 2 होते हैं। एक नेचुरल गार्जियन होते हैं जी, जो पेरेंट्स होते हैं जी। दूसरे लीगल गार्जियन होते हैं जी। और उसमें स्टेट आती है। स्टेट जो है वो हर एक बच्चे की लीगल गार्जियन है। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई बात है कि माँ बाप सेपरेट हो रहे हैं जी, तो 7 साल तक बच्चों की कस्टडी का जो राइट है वो माँ के पास है जी। बच्चे माँ के साथ ही रहेंगे जी। और जो उसके फादर हैं वो उनका मेंटेनेंस जो है वो माँ को देंगे ताकि उनके परवरिश में कोई दिक्कत ना आए जी। लेकिन अगर कहीं पर माँ नहीं है, बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है, वो चली जाती है छोड़ के बच्चों को, तो बच्चे फादर के पास ही रहते हैं। उसकी कस्टडी का जो राइट है वो उसको ही होता है, फादर को, जब तक वो लेडी खुद से डिमांड नहीं करती बच्चों की कस्टडी जी। दूसरी जो अभी जैसे इन्होंने बताया कि ये नाना नानी है लेकिन ये कस्टडी लेना चाह रहे हैं बच्चों की क्योंकि इनको अपने दामाद पर एतबार नहीं है। जी। तो ऐसी कंडीशन में हिंदू के लिए और सिख, जैन, इन सब के लिए जो है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है, ये उसमें बच्चों की कस्टडी डिमांड कर सकते हैं, गार्जियनशिप अपनी शो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेक्शन 43 में कुछ रूल्स दिए गए हैं जी। उन रूल्स में ये है कि आपको
दो कोई विटनेस देने पड़ेंगे, अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों उन बच्चों की कस्टडी लेना चाह रहे हैं, और फिर फादर को पार्टी बनाना पड़ेगा। वो फादर को नोटिस जाएंगे, वो आकर के वहां जवाब देंगे कि भाई वो एग्री हैं या नहीं एग्री हैं उस बच्चे की कस्टडी देने के लिए जी। तो ऐसे में दोनों पार्टीज को सुन करके अगर कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन होता है कि जो इसके फादर हैं बच्चे के जी। वो इसकी सही तरह से परवरिश नहीं कर पाएंगे जी। और ये सही अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो जो कस्टडी है जो डिमांड कर रहा है कस्टडी को वो उनको दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मैम। और लगातार क्योंकि इसके ताल्लुक से हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे, इसलिए हमने अपने नाजरीन के लिए आपसे ये सवाल किया था। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया और सवाल करिए। मोहम्मद काजिमुद्दीन। मोहम्मद हेलो अपना सवाल करिए। हाँ मोहम्मद काजिमुद्दीन। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए वरना आपकी कॉल जो है वो लग नहीं पाएगी सर। मोहम्मद काजिमुद्दीन। मोहम्मद काजिमुद्दीन। सवाल बताइए और टीवी की आवाज बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। मोहम्मद काजिमुद्दीन। सवाल बताइए वरना वक्त की कमी की वजह से आपकी कॉल काटनी पड़ेगी। हाँ मेरा केस ये है मैडम कि मेरा एक केस मेरे अबू अगेंस्ट में आया था कोर्ट में, तो मैं उसको क्या करा हाई कोर्ट में डाला वो केस को। हाई कोर्ट में डालने के बाद 4-6 महीने वकील के पीछे फिरा वकील साहब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, वो फेल पेंडिंग में होगा। तब उसको केस को मेरा रिसबमिट कर सकते क्या हाई कोर्ट में? फिर वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, देखिए केस तो जो भी नेचर हो, हालांकि आपने केस की नेचर नहीं बताई आपने कि क्या केस है आपका, लेकिन आपने हाई कोर्ट में जैसे ही केस डाला वो हेयरिंग पर आया होगा। उस वक्त या तो आपके वकील साहब नहीं गए होंगे या क्या रहा होगा वजह, तो वो केस आपका लिस्टिंग में चला गया। अब आपके वकील को ये करना है कि एक फ्रेश एप्लीकेशन लगानी है कि आपके केस की जो है वो हेयरिंग हो जाए और उसके लिए कोई डेट फिक्स कर दी जाए। तो चीफ जस्टिस के यहाँ से वो अलाउ हो जाती है, या जिस भी कोर्ट को जाती है वो एप्लीकेशन, वो कोर्ट उसको सुन करके और रीजन जान करके क्यों आपकी एप्लीकेशन पे अर्जेंट हियरिंग हो जानी चाहिए। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सही है, इनका जो केस है वो सुनवाई होने के लायक है और वो सुनवाई पे आना चाहिए, क्योंकि पेंडेंसी बहुत होती है हाई कोर्ट्स में, तो कोर्ट अलाउ कर देगी, उस पर डेट फिक्स हो जाएगी और उस डेट फिक्स पे आपका कोर्ट केस जो है वो सुनवाई पर आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकील साहिबा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और नाज़रीन, लगातार हम आपसे बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी अपनी बात जो है वकील साहब तक, वकील साहबा तक पहुंच जाए और आपकी कॉल जो है वो ज़ाया ना हो। नाज़रीन, लगातार कॉल्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम वकील साहबा से एक और बात जानना चाहेंगे। वकील साहबा, हमने अक्सर ये देखा है कि जो फिज़िकल एब्यूज़ की बात डोमेस्टिक वायलेंस में तो सामने आ जाती है, दिखाई देता है अगर कहीं चोट के निशान हैं या फिर मार पिटाई हुई है, ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शौहर है जो कि मेंटेनेंस तो दे रहा है, खर्चे भी पूरे कर रहा है, कोई कमी नहीं रख रहा, लेकिन बार बार ताने देता है, कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर करता है, तो क्या इस केस में भी कानूनी तौर पर कोई पेशरफ्त की जा सकती है, कानूनी तौर पर कोई हेल्प ली जा सकती है? हाँ बिल्कुल, उसमें आप आ सकते हैं। वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होता है, और किस तरह के वो टॉर्चर वो आपको कर रहा है उसका अगर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हो कुछ या वीडियो हो तो वो लगा करके, क्योंकि कोई भी केस करने से में ज्यादा जरूरी ये है कि एविडेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में इस तरह के एविडेंसेस हैं, ऑडियो हैं या वीडियो है, तो वो लगा करके आप जा सकते हैं ताकि आपके हस्बैंड को समझाया जा सके। एक्चुअली फैमिली कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं ये उनसे अलग हटके लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए, खास तौर से जो
मैट्रिमोनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जी मैम, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक फैमिली एटमॉस्फेयर में ये फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी जी। और इसी वजह से जो है यहाँ काउंसलर्स होते हैं, इवन डॉक्टर्स भी होते हैं। अगर किसी का कुछ इस तरह का इश्यूज आ रहे हैं तो उसको सलाह देने के लिए एनजीओज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां से भी काउंसलर्स को बुलाया जाता है। तो वो पूरी एक कमेटी होती है। तो अगर आप चाहें तो ये सारी चीजें जो हैं मीडिएशन के थ्रू सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। अब अगर ये बता रहे हैं कि भाई मेंटली हैरासमेंट हो रहा है किसी का, जी जी, और वो आता है डीवी एक्ट में, तो मीडिएशन में दोनों लोगों को बुलाया जाएगा, जिसका मेंटली हैरासमेंट हो रहा है उसको भी, जो कर रहा है उसको भी, और दोनों को समझाया जाएगा कि भाई अपनी आइंदा की जिंदगी जो है वो खुशगवार बनाए। इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और जी, बहरहाल तो ये ज्यादा अहम है कि समझाने बुझाने से अगर रिश्ता समझ सकता है तो उसको संभालने की कोशिश की जाए। मैम, यहाँ पर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, चूंकि आप इतने अरसे से कोर्ट के मामलात को भी देख रही हैं और कई बार आपने खुद भी ये देखा होगा कि सूट फाइल करना तो आसान होता है किसी के लिए भी कि भाई चलो हमें ये मुश्किल है या परेशानी है, लेकिन सूट फाइल करने के बाद क्या कुछ उसमें दिक्कतें पेश आती हैं, इसका यहाँ पर जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कम से कम अगर सलाह मशवरे से, मीडिएशन से बातचीत संभल सकती है तो कहीं ना कहीं उसकी कोशिश भी की जाए। इसके ताल्लुक से थोड़ी सी रहनुमाई चाहेंगे। एक्चुअली सूट फाइल करना तो आसान है, ये तो आपने बताया, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको आगे चलाना ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। कहीं तो फाइनेंस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कैंडिडेट को, कहीं पर जो उसके एडवोकेट्स हैं वो शायद सिंसियर नहीं होते तो तब भी उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे में ज्यादातर तो मैं ये देखती हूँ कि आजकल फैमिली कोर्ट के जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़े हुए हैं जी। तो फैमिली कोर्ट में ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ एडवोकेट होगा तो ही आप अपनी बात कह पाएंगे। आप बिना एडवोकेट के भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। जज साहब सुनेंगे, सुनने के बाद वो उसको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेंगे। वकील की उसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बशर्ते कि आपको लीगली क्या स्टेप्स लेने हैं उन सब की जानकारी हो। जी बिल्कुल। और ऐसे में वकील साहबा, इस तमाम चीज़ों को हम आगे भी अपने प्रोग्राम में जारी रखेंगे, आगे भी हम आपसे इसी तरह से रहनुमाई जो है वो हासिल करते रहेंगे। आज चूँकि वक्त हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है, हम न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे नाजरीन के लिए। और नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद रही हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील एडवोकेट फराह फैज़ साहिबा, जिनसे लगातार आप कानूनी जो सलाह मशवरा है वो हासिल करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम इनका अदा करना चाहेंगे अपनी पूरी टीम की तरफ से। प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।